तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर है डिवाइडेड बहुत सारे पार्ट्स में। कौन से पार्ट में? पहला पार्ट था उसका, अरे 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 कल ही तो बताया था, इतनी जल्दी कैसे भूल गए? सोचो दोनों चुप हो जाए तो क्लास कैसे चलेगी। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं चैप्टर के? जी जी जी। सारी डिजीजेस किस किस से होने वाली? बैक्टीरियल, वायरल। बैक्टीरिया से होने वाली। बैक्टीरिया से होने वाली कितनी डिजीज हमने पढ़ी है क्लास में? दो। दो। क्या नाम है? टाइफाइड एंड निमोनिया। टाइफाइड एंड निमोनिया, यस। अगर तुम चाहते हो चीजें टिप्स पे हो जाए तो तुमको ऐसे आंसर करने आने चाहिए, नहीं आ रहे हैं तो भी पढ़ा नहीं है। बैक्टीरिया के बाद कौन सी बीमारी पढ़ ली थी? वायरल। वायरल। वायरल में किसके फैमिली के बारे में पढ़ लिया था? राइनोवायरस। राइब राइबो राइनो। राइनो वायरस। कि राइनो वायरस। हाँ, राइनो वायरस। राइनो वायरस की फैमिली के बारे में हमने कॉमन कोल्ड के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हेलमिंथ डिजीज। हेलमिंथ डिजीज। हेलमिंथ की डिजीज। हेलमिंथ की डिजीज के अंदर बहुत डिस्टर्बिंग सी पिक्चर्स हमने देखी, और हेलमिंथ की डिजीज के अंदर हमने कौन सा पढ़ा? एस्केरियासिस। एस्केरियासिस। केसेस, और दूसरा फिलारियासिस। फिलेरियासिस। एलिफेंटिसिस है, हिलेरियसिस। गुड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? फंगल डिजीज। फंगल फंगल डिजीज। डिजीजेस। फंगल डिजीज। फंगल डिजीज में हमने पढ़ा था कि एपिडर्मिस के ऊपर 3 जगह पर स्पोर लग जाते हैं। तो कौन सी 3 फैमिलीज थी वो? माइक्रोस्कोरम, स्कोरम, स्कोरम, माइक्रोस्पोरम। एपिडर्मोफाइटा। एपिडर्मेटोफाइट, एपिडर्मोफाइटा। माइक्रोस्पोर। और और ये बीच वाला क्या था? टी वाला? ट्राई ट्राइको। ट्राइकोफाइटा। वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी? प्रोटोजोन प्रोटोजोन डिजीज। डिजीज। प्रोटोजोन डिजीज में कौन सी 2 पढ़ी? एमी एमीबाइसिस। एमेबिलिसिस और मलेरिया। एमिबर्सिस और मलेरिया। गुड। इतना हमने कल करा था और काफी सारा कंटेंट था ये। गुड इवनिंग विजय, बहुत टाइम बाद आए तुम, कहाँ रहते हो? तो ये सारी डिजीजेस हम लोगों ने कर ली, ठीक है। आज हम करेंगे इम्यूनिटी का पार्ट। इम्यूनिटी से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो हम पढ़ेंगे। कुछ पोर्शन इसका बिल्कुल रीडिंग से आ जाता है, तो वो तुम इस लेक्चर के बाद आराम से पढ़ के कर सकते हो। तो इम्यूनिटी वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा कैंसर, एड्स और ड्रग्स। तो 3 चीजें बचेगी उसके बाद, ठीक है। वो कल के लेक्चर में खत्म हो जाएगी और फिर हम क्वेश्चंस लगाएंगे इसके, ठीक है। चलो जी, तो इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी की डेफिनेशन है एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द पैथोजेंस। ये इम्यूनिटी हमारे अंदर होती है और मेरी क्षमता है कि कैसे मैं पैथोजन से अपने आप को बचा सकूं, ठीक है। पैथोजन का मतलब क्या होता है? डिजीज कॉजिंग, जी, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस मैम। शुगर है, शुगर है, ठीक है। अब अच्छा एक बात बताओ, ये 2 कंडीशन तुमको दिख रही है? तो ये पहली पिक्चर में तुमको क्या दिख रहा है? ये रेड से कलर का, पिंक से कलर का क्या है? बेबी। और ये थोड़ा है लेट्स से 12 ईयर ओल्ड। तो क्या छोटा सा बच्चा है, क्या ये अपने हाथ पैर को कंट्रोल कर सकता है? अच्छा, मैं अगर बोलूं मैंने इसको एक बॉल दी तो क्या लगता है कहाँ फेंकेगा बॉल? लेफ्ट में, राइट में, मेरे फेस की तरफ, या पीछे, या अपने मुंह पे मार लेगा? क्या लगता है? हम कहीं भी फेंक सकता है। कहीं भी फेंक सकता है ना, कहीं भी फेंक सकता है, इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं 12 ईयर बॉय को दे दूं तो फिर पॉसिबिलिटी है ना कि एक पर्टिकुलर लोकेशन में ही फेंकेगा, राइट? यस मैम। है ना। तो वैसे ही इम्यूनिटी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, ठीक है। तो ये टाइप्स है किसकी? इम्यूनिटी की। तो इम्यूनिटी भी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है इननेट इम्यूनिटी, ठीक है, उसे हम कहते हैं इननेट इम्यूनिटी। और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इस बच्चे ने सीखा ना टाइम के साथ अपने हाथों पैरों को रिफ्लेक्स के साथ कंट्रोल करना, तो उसने एक्वायर किया। इनेट मतलब जो बर्थ से प्रेजेंट है। तो ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है बर्थ टाइम से। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसके पास सारे हाथ पैर तो थे, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर सकता था उसको। तो इनेट इम्यूनिटी डायरेक्शनल लेस होती है, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है।
किसी भी डायरेक्शन में बॉल फेंक सकता है। तो ये इनेट इम्यूनिटी किसी भी पैथोजन से तुम्हें बचाने के लिए काम कर सकती है। स्पेसिफिक नहीं है कि वायरस से बचाएगी, बैक्टीरिया से बचाएगी, किसी से भी बचाने के लिए, सबके लिए जनरल है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ज्यादा स्पेसिफिक होती है। सो अगर इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, दो टाइप में डिवाइड। अच्छा, बोलने नहीं देगी है, लो तोड़ दिया पापी बच्ची ने मेरा। ये ले, ले लिख ले। डन मैम। अच्छा ओके यार, कुछ ना गरम गरम पीने का मन कर रहा है, लेकिन है नहीं कुछ घर पे। ये ना नुकसान होता है, अगर आप बाहर रहते हो ना तो फिर आपको सडनली कुछ खाने पीने का मन हो ना तो फिर होता नहीं है घर पे जनरली। अपने घर पे तो होता ही है ना, यहाँ नहीं है। बड़ी देर से रन कर रहा है। ओहो चलो, अपार्ट फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन, इम्यूनिटी दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक है इनेट, दूसरी है एक्वायर्ड। स्विगी, स्विगी बेटा मंथ का चल रहा है 29 है ना, आज 29 नवंबर है। हाँ, तो बेटा जो भी, हाँ, तो बेटा जो भी जॉब करता है ना, जो भी जॉब पे होते हैं उनके पास 20 की लाइन से वैसे तो, पर चलो 25 से लेकर 30 और 31 तक उन्हें मत कहा करो स्विगी कर ले, इट हर्ट्स बिकॉज वी डोंट हैव मनी। ओके, सो इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक टाइप की है। कैसे याद रखूंगा? बच्चे से याद करूंगी। प्रेजेंट होती है बर्थ के टाइम पे। नॉन स्पेसिफिक मतलब कि स्पेसिफिकली किसी चीज से प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, हर चीज से प्रोटेक्ट करने की थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही है, और बर्थ के टाइम से प्रेजेंट है। मतलब जैसे ही बच्चा पैदा हुआ ना, आफ्टर पार्चुरेशन उसके पास इनेट इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिस दिन वो पैदा हो गया तब से वो धीरे धीरे एक्वायर कर रहा है अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर बर्थ, और ये स्पेसिफिक होती है, ठीक है। वायरस के खिलाफ कुछ है, बैक्टीरिया के खिलाफ कुछ है। तो इनेट इम्यूनिटी को आगे फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। बात करें इनकी, तो 4 कैटेगरी है बैरियर्स। बेसिकली बैरियर्स होते हैं, तो बचपन से ही बैरियर होते हैं शरीर के ऊपर। एक होता है फिजिकल बैरियर, फिर होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फिर कौन से होते हैं? सेलुलर बैरियर्स, सेलुलर बैरियर, वेरी गुड। फिर साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, वेरी गुड। अरे ये तो मैंने अगली स्लाइड पे भी लिखा है, ये मैं लिखने की इसलिए जगह छोड़ती हूँ ताकि तुम्हें भी मौका मिले याद करने का। चलो इनको डिटेल में करते हैं। अभी तक समझ में आया ना क्या बात हुई? कुछ नहीं हुई, शरीर की इम्यूनिटी के बारे में बात मैम प्रीवियस स्लाइड। भाई तू पहले बता, तू कहीं भाग रही है? डरा क्यों रही है मुझे एकदम से? नो मैम, मैम डन। यार ये तो ऐसे बोलती प्रीवियस स्लाइड, मैं डर जाती हूँ। मत कर ऐसे यार। तुझे सारी स्लाइड दिखा के जाऊंगी, टेंशन ना ले। तो फिजिकल बैरियर में क्या होते हैं? फिजिकल बैरियर जैसे कि स्किन, जैसे कोई पैदा होता है उसके पास स्किन होती है। अब तुम सोचो स्किन का क्या काम है, तुम सारी स्किन हटा दो, पूरी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स एकदम से एक्सपोज हो जाते हैं पैथोजन के लिए। इसलिए कभी अगर आप लोगों को पता हो कि जो बर्न पेशेंट होते हैं उनको बड़ी प्रोटेक्शन के साथ रखा जाता है। क्यों? क्योंकि स्किन बर्न हो गई है उनकी, तो कोई भी पैथोजन उनको अटैक कर सकता है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो उनको बहुत प्रोटेक्शन के साथ रखा जाता है, ठीक है। तो स्किन इज अ फिजिकल बैरियर, बचपन से प्रेजेंट होता है। म्यूकस बैरियर, ये जो म्यूकस होता है मतलब जैसे नोज में आप म्यूकस आता है जब आपको कोल्ड हो जाता है, आपके गले में भी म्यूकस होता है, ठीक है। जो म्यूकस है ना, आपके इंटरनल जितने ऑर्गन है, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, मतलब आपके मुंह से लेकर आपके एनस तक जो पूरा एक ट्रैक्ट है जिसमें स्टमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आएंगे, सबके पास म्यूकस है। और जो आप सांस अंदर लेते हो, ट्रैकिया में भी म्यूकस ग्लैंड होते हैं। तो गॉबलेट सेल्स कौन से होते हैं? ये वो सेल्स हैं जो सिक्रीट करते हैं म्यूकस, ठीक है। तो ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस। कहीं ना कहीं गॉबलेट सेल तुमको सुनने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये म्यूकस क्या होता है? वाटरी सब्सटेंस होता है, बेसिकली थिक सा वाटर होता है जिसके अंदर थोड़े बहुत आयंस होंगे। तो ये क्या करता है कि इंट्रैप कर लेता है किसी पैथोजन को। अब जैसे यहाँ पे म्यूकस है, तो कोई पैथोजन मेरे, जैसे डस्ट, मेरे पार्टिकल मेरी बॉडी में चला गया, पैथोजन ही है ना, बाहर से आई चीज़, तो म्यूकस उसको होल्ड कर लेगा। फिर मैं जोर से छींकूंगी या खांसूंगी तो म्यूकस के साथ बैरियर, मतलब वो डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाएगा। तो म्यूकस का यही काम होता है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना पैथोजन से, वो पैथोजन को पकड़ लेता है। तो ये हो गया फिजिकल बैरियर, पकड़ लिया ना उसने, तो फिजिकल बैरियर हो गया, ठीक है। तो पहला बैरियर फिजिकल बैरियर। किसी को डाउट? नो मैम। डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, किसी को मनाही नहीं है। ओके, दूसरा बैरियर हमारे पास आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर बेसिकली आपकी बॉडी में मिलने वाले केमिकल्स हैं, ठीक है, बॉडी के केमिकल है। तो बॉडी में एक बड़ा प्यारा केमिकल मिलता है तुम्हारी स्टमक में, जिसको कहते हैं HCl, राइट। तो स्टमक में मिलता है ये।
खाने को तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है ये। तो स्टमक में जो HCl है वो भी पैथोजन को मारता है, कोई पैथोजन एंटर कर जाए स्टमक मारता है उसको। सलाइवा जो होता है और जो टीयर्स होते हैं, आंसू, और तुम्हारे थूक में भी जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की ताकत होती है, क्योंकि उनके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। सो लाइसोजाइम क्या करता है, ब्रेक कर देता है चीज़ों को। तो पैथोजन से ये भी हमें बचाता है। तो ये है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब सेलुलर बैरियर, सेलुलर का मतलब ही सेल बैरियर होता है। तो बॉडी में कुछ ऐसे सेल है, जो बच्चा पैदा हुआ है ना तब भी उसके पास वो सेल है। देखो जैसे जैसे वो बड़ा होगा ना, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टाइप के, एडवांस टाइप के सेल उसमें डेवलप होते जाएंगे जो बॉडी को बचाएंगे। ये सेल क्या है, ये सोल्जर्स है बॉडी के। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ है, जब हम पैदा हुए थे, तो हमारी बॉडी में कुछ सोल्जर्स ऑलरेडी थे, उनको हम कहते हैं सेलुलर बैरियर। जैसे न्यूट्रोफिल्स पहले से ही प्रेजेंट है। मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस का मतलब ये है जो सेल्स को खा जाते हैं, पैथोजन को खा जाते हैं ये। और है NKC, दैट इज नेचुरल किलर सेल। मैं यहाँ लिख रही हूँ फुल फॉर्म, नेचुरल किलर सेल। तो ये बचपन से जैसे पैदा हुए तो अभी से प्रेजेंट है, ठीक है। लास्ट है साइटोकाइन बैरियर, और साइटोकाइन बैरियर के अंदर तुम पढ़ते हो इंटरफेरोन। ओके, तो इसके बारे में बताती हूँ आगे। इतना क्लियर सबको? तो यो मैम। ऑलराइट। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई तूने, स्क्रीनशॉट ले लिया देवी, ले लिया स्क्रीनशॉट तूने? आगे चलूं? यस मैम। ठीक है दी। अब इंटरफेरोन्स क्या होता है? अरे इतना खतरनाक डायग्राम क्यों बना दिया मैंने, बच्चे डराने थे। अच्छा मैंने अपने लिए पेज छोड़ा है, मुझे पता है डर जाएंगे। ये प्यारा सा सेल था, मस्त अपनी जिंदगी में खुश था। लेकिन सेल के साथ हुआ क्या? इस सेल के साथ ये हो गया कि इसमें आ गया वायरस। कोई भी सेल हो सकता है, प्रोक्रियोटिक हो सकता है, यूक्रियोटिक हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, तुम कुछ भी सोच लो। इसके पास आ गया वायरस। वायरस क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेज देता है। इसने भेज दिया, अब इसके DNA को बोल रहा है चल मेरी कॉपीज बना भाई, ठीक है। तो ये सेल है थोड़ा परेशान, ठीक है। ये सेल है इन्फेक्टेड, तो ये है इन्फेक्टेड सेल। इन्फेक्टेड सेल क्या करता है? इन्फेक्टेड सेल ऐसा है कि वो मददगार है, बहुत अच्छे होते हैं इन्फेक्टेड सेल, आपस में मदद करते हैं। तो मान लो किसी टिश्यू में घुस गया, लीवर है, उसके एक सेल को इन्फेक्ट कर दिया वायरस ने, तो इन्फेक्टेड सेल क्या करेगा, एक केमिकल रिलीज कर देगा जो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन है, प्रोटीनेशियस केमिकल है, और इसका नाम है इंटरफेरोन। तो ये ना आसपास रिलीज कर देगा इस केमिकल को। सो साइटोकाइन इज अ बिगर नेम, ध्यान से सुनना ये बात, इसकी कंफ्यूजन रह जाती है। साइटोकाइन बिगर नेम, साइटोकाइन्स बहुत तरीके के केमिकल्स होते हैं, उसके में से एक एग्जाम्पल है इंटरफेरोन, ठीक है। अब तुमको ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कौन से साइटोकाइन्स और कितने टाइप के, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पर याद रखना साइटोकाइन एक बड़ा नाम है केमिकल्स का, जिसमें से एक एग्जाम्पल इंटरफेरोन हम पढ़ते हैं। तो इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरोन अपने इन्वायरमेंट में सिक्रीट करता है, और ये जो हेल्दी सेल है ना इसके आसपास, इसके जैसे या किसी और टिश्यू को, उनको बताता है कि सुनो वायरस आ गया, तो काम करना कि तुम्हारी बॉडी में इस वायरस को जो एसेंशियल प्रोटीन चाहिए, क्योंकि वायरस को कुछ प्रोटीन चाहिए होते हैं अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो वो इनको सिग्नल दे देता है कि इसको जो, इस वायरस को जो भी प्रोटीन चाहिए ना, इसके वो प्रोटीन बनाने की मशीनरी अपने अंदर बंद कर दो, उस जीन को अपने अंदर साइलेंस कर दो, ताकि ये वायरस अगर तुम्हारे अंदर घुसने की कोशिश भी करे ना, तब भी इसका काम ना बन पाए, ठीक है। तो इसको कहते हैं साइटोकाइन बैरियर, दैट इज इंटरफेरोन्स। तो मैं यहाँ बता रही हूँ, ये देखो, तो ये सेल इन्फेक्टेड विद वायरस है, ठीक है, उसने सिक्रीट कर दिए सारे के सारे इंटरफेरोन्स। क्या है इंटरफेरोन? तो ये इन सेल्स की मदद कर रहा है। कैसे मदद कर रहा है? यहाँ पर लिखा है that it act as a signal, interferon act as a signal all the cells to stop making protein that are required by virus। समझ आई बात? हाँ, तुम कह सकते हो एक तरह से, बेटा ट्रांसक्रिप्शन भी रुक सकती है ना साहिल, ये तो बहुत स्पेसिफिक आंसर है ना। तो इतना स्पेसिफिक आंसर तुम दे नहीं सकते क्योंकि तुम्हें भी फंक्शन ही नहीं पता इंटरफेरोन्स की, पर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कर सकते हो कि ट्रांसलेशन बोल सकता है। समझ आई बात बच्चों? यो मैम। बाकी बच्चे? नो मैम, मुझे एक बार नो मैम। ओके ओके, कोई बात नहीं। चलो, ये सेल है, ठीक है, हेल्दी सा सेल है। कौन सी बॉडी का कौन सा सेल लिखाऊं? बता, तू ही बता दे। लेट्स से लिवर का सेल है, ठीक है, ओके, यो मैम। ठीक है। ध्यान से सुनना, छोटी सी बात है, शायद मैंने तेज तेज बोल दिया, ठीक है। छोटा सा सेल है, लीवर का सेल है, अकेला थोड़ी होगा, इसके साथ तो और भी आसपास कोई ना कोई, पूरी बॉडी में कोई ना कोई सेल तो होगा ही इसके आसपास, अकेला तो कोई सेल नहीं होता। तो ये लीवर का सेल था, मस्त से बैठा था, इसके पास आ गया वायरस।
वायरस क्या करते हैं, अपना सब कुछ बाहर छोड़ के जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल देते हैं सेल के, है ना। अब ये जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो लीवर सेल के जेनेटिक मटेरियल को कहेगा कि चल भाई मेरे लिए प्रोटीन बना और मेरी बहुत सारी रिप्रोडक्शन में मेरी मदद कर, ऐसे करता है ये। तो ये जो सेल है मैं इसको कह सकती हूँ कि इन्फेक्टेड सेल है, ऐसे कह सकती हूँ, Yes, ma'am. ठीक है। वायरस इन्फेक्टेड सेल है तो मैंने उसको अब लिख दिया वायरस इन्फेक्टेड सेल। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या करता है, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देखो कैसे, वायरस इन्फेक्टेड सेल अपने अंदर से केमिकल रिलीज करता है आसपास के एनवायरनमेंट में चारों तरफ, ठीक है। ये अपने अंदर से रिलीज करता है और इन केमिकल्स को हम कहते हैं इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन्स क्या है, इंटरफेरोन एक बेसिकली सिग्नल है, और अगर मैं और स्पेसिफिकली बोलूं तो एक ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये पूछ सकते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन है, नेचर में प्रोटीनेशियस है, ठीक है। तो ये एक केमिकल है जो सिग्नल की तरह काम करता है, और ये सिग्नल करता क्या है, आसपास वाले जो नेबरिंग सेल्स है ना, ये देख पड़ोस में जो भी इसके सेल होंगे, ये मैं थोड़ा दूर बना रही हूँ लेकिन पास भी हो सकते हैं बिल्कुल, तो जो आसपास वाले सेल है उनके पास एक केमिकल जाता है और उनको सिग्नल दे देता है कि सुनो वायरस आ रहा है, तो तुम वायरस को जो प्रोटीन की जरूरत है उन प्रोटीन की सिंथेसिस अपने अंदर रोक दो। फॉर एग्जाम्पल ये सेल अपने अंदर एक प्रोटीन बनाता था ऐसे करके जिसका नाम था एक्स, ये अपने यूज के लिए बनाता था, लेकिन वायरस को भी इस एक्स की जरूरत है। तो ये साइटोकिन, ये जो इंटरफेरोन आएगा ना, ये इस ए सेल को बोलेगा कि सुन तो एक्स वाला प्रोटीन अपने अंदर रोक दे, क्योंकि वायरस ना अगर तेरे पास आएगा तो उसको एक्स प्रोटीन चाहिए बढ़ने के लिए, तो इसकी प्रोडक्शन ही रोक दे कि अगर वायरस ने तो कोई इन्फेक्ट किया भी ना तब भी वो अपनी प्रोजेनी आगे ना बना पाए तो हम उसे मार सके। तो बेसिकली नेबरिंग सेल को ये बताता है कि तुम उन प्रोटीन को बनाना बंद कर दो जो इस वायरस को चाहिए, ताकि वायरस अपनी साइकिल को आगे बढ़ा ना पाए। समझ आई बात? यो मैम। यो मैम। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पक्का आ गई ना? Done, ma'am. ओके, अब बताती हूँ छोटी सी बात, WBC कौन होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं हमारी, हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइट ब्लड सेल्स, पता है ये बात? इम्यूनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, और ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट, जो हार्ट वाला हमने चैप्टर पढ़ा था वहां पे भी इनको करने के लिए कहा था, बनाया था तुमने चार्ट? कोई बात नहीं, तब नहीं किया था, अब परेशान हो जाना फिर जब होमवर्क नहीं करोगे तो खुद ही पछताओगे, मेरे को क्या जाए, मेरा क्या जाएगा, है ना। मैंने तो पढ़ा दिया था एक बार। तो WBC दो टाइप के हैं, एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट का मतलब जिनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है, ए वाले। तो इनमें आते हैं मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट क्या होते हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, बहुत बड़े सेल्स होते हैं साइज में। अगर तुमने हार्ट वाले चैप्टर देखा तो वहाँ पे नीचे फोटो बनी हुई है ऐसे लंबी सी, उसमें मोनोसाइट सबसे बड़े सेल्स है। तो मोनोसाइट्स क्या करते हैं, ऐसे मस्त घूम रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही ये एंटर कर जाते हैं किसी सेल के पास, ब्लड वेसल से निकलते हैं, जैसे ब्लड वेसल है ना, यहाँ पर मोनोसाइट घूम रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ से ब्लड वेसल से निकल जाता है और टिश्यू के बीच में आ जाता है, ये टिश्यूज के बीच में आता है, तब ये अपने आप को चेंज कर देता है और ये बन जाता है मैक्रोफेजेस। सो मैक्रोफेजेस मॉडिफाइड मोनोसाइट्स ही होते हैं, ठीक है। तो यही लिखा है मैंने, मैक्रोफेज मोनोसाइट चेंज हो जाते हैं इनटू मैक्रोफेजेस, ठीक है। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, कोई भी पैथोजन मिला उसको खाता चला जाएगा। ओके, इतनी बात समझ आई? यो मैम। ठीक है। दूसरे सेल्स होते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो WBC बड़ी कैटेगरी है, ठीक है। WBC आर व्हाइट ब्लड सेल्स जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, उसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, ओके, याद रखना ये बात। तो लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, B सेल्स या T सेल्स, और इनको हम एक और नाम से जानते हैं, B लिम्फोसाइट्स या T लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो इनके बारे में तो डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स जो अच्छे से तुम्हें कलर इनके अंदर ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे कार्डियक वाले चैप्टर से मिला के, तो अगर तुमने नहीं करा तो तुम्हारा लॉस है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ग्रेनुलोसाइट कैसे याद करने हैं हमने, बेन से। बेन 10 देखा है किसी ने कार्टून? यो मैम। Yeah, ma'am. है ना, तो बस उस बेन से याद करना है। B स्टैंड्स फॉर Basophilus. Basophilus eosinophils. E stand for Xenophils. Eosinophilus. eosinophil, and N stand for Neutrophils. neutrophils, right? इसमें से हाँ,
इस चैप्टर में तुमको क्या याद रखना है कि न्यूट्रोफिल वो पहले ऐसे सेल है जो अराइव होते हैं एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। मेरे हाथ में इन्फेक्शन हो गया, इतने सारे WBC है, इनमें से कौन सा भागता हुआ आएगा? इनमें से जो सबसे पहले भागता हुआ आएगा वो न्यूट्रोफिल है। तो याद रखना, जब भी कहीं इन्फेक्शन होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए न्यूट्रोफिल्स आएंगे, ऐसे याद करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है नीट का कि सबसे पहले भाग के कौन सा WBC आया? न्यूट्रोफिल्स आए। क्लियर? यो मैम। स्क्रीनशॉट ले लिया माता? स्क्रीनशॉट ले लिया तूने? यस मैम। कृपा हुई आपकी। चलो, अब जो इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी की हमने बात कर ली। मुझे थोड़ा सा बताना इनेट इम्यूनिटी में क्या था, क्या होती है इनेट इम्यूनिटी? आगे तभी चलेंगे। नॉन स्पेसिफिक प्रेजेंट बाय बर्थ। टाइम पे होती है और नॉन स्पेसिफिक होती है, नॉन डायरेक्शनलेस भी होती है। हाँ, तो नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब है? हम किसी भी डिजीज से लड़ सकते हाँ, किसी भी पैथोजन एक जनरल इम्यूनिटी दे रही है। अब अगर मेरी स्किन है तो ऐसा नहीं है कि स्पेशली वायरसेस के लिए कि वायरस को अंदर नहीं आने देगी, यार बैक्टीरिया को भी नहीं आने देगी, ठीक है, ये किसी फंगस को भी अंदर नहीं आने देगी, तो वो सबके लिए प्रोटेक्शन दे रही है, इसलिए नॉन स्पेसिफिक है। राइट, गुड, शाबाश। और ये 4 कैटेगरी में डिवाइड होती है। बैरियर का जो इसके बैरियर है इनेट इम्यूनिटी के 4 है, नाम बताना। फिजिकल हैं। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, ओके, शाबाश। अब चलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बाद। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है? जो टाइम के साथ साथ हमारे शरीर सीखता है। हमारा शरीर सीखता कैसे है? धक्के खा के सीखता है। कोई भी इंसान अपनी मिस्टेक से सीखता है। तुम टेस्ट देते हो या तुम कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, इसलिए थोड़ी करते हो कि तुमको सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाए। तुम जो भी क्वेश्चन सही करते हो ना, तुम वो भूल जाते हो, लेकिन जो भी क्वेश्चन तुम गलत करते हो तुमको वो याद रहता है, क्योंकि हमेशा अपनी गलतियां होती है जो हमें याद रहती है, फिर हमें उसे इंप्रूव करना होता है। दैट इज द पर्पस, यही पर्पस होता है किसी भी टेस्ट का, कि आप गलती करो और उससे सीखो। राइट, तभी हम ट्यूशन में या स्कूल में प्रैक्टिस करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर है। हमारी बॉडी कैसे एक्वायर करती है कि हमारी बॉडी इतने स्पेशलाइज सेल्स बना रही है, कैसे बना रही है? जब वो मिलती है पैथोजन से तब वो बनाती है। तो मेरी बॉडी अगर ऐसे स्पेसिफिक सेल बना रही है कि वो वायरसेस पे बड़े अच्छे से ध्यान रखता है, वायरस को मारते हैं, तो मेरी बॉडी कभी ना कभी वायरस से मिली होगी, वायरस मेरी बॉडी में आया होगा, बहुत तूफान मचाया होगा, तब मेरी बॉडी ने स्पेशल डिफेंस खड़ा किया कि यार अगली बार जरा आए इसे बताऊंगा। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी टाइम के साथ साथ जितना हम बॉडी को एक्सपोज करते हैं उतना ही बॉडी अच्छे से इम्यूनाइज होती है। इसलिए जो बच्चे गाँव में रहते हैं वो ज़्यादा उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। जो बच्चा बिल्कुल शहर में रहता है उसकी कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो गांव में रहता है वो खेतों में जाता है, वो गाय भैंसों को भी चराता है, तो एनिमल के ऊपर बहुत सारे पैथोजन्स होते हैं, तो वो बचपन से उन पैथोजन से मिला हुआ है, तो उनकी बॉडी में असर नहीं होता। लेकिन जो शहर में बच्चा रहता है वो इन सब चीज़ों से नहीं मिला, इसलिए वो जल्दी से एलर्जिक रिएक्शन कर देता है किसी एनिमल के कॉन्टैक्ट में आने में, या उनको जल्दी से मतलब वो जल्दी से वीक हो जाता है। इंटरनली इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, इसलिए देखा गया ये बहुत कॉमन है। या कभी नोटिस करना, जो बच्चे स्ट्रीट पे होते हैं जो बैक करते हैं, तुम देखो नंगे पैर धूप में होते हैं, हमसे नहीं चला जाता, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है, वो जल्दी बीमार भी नहीं होते, क्योंकि वो एक्सपोज ज़्यादा होते हैं डर्ट से। तो थोड़ा अपनी लाइफ में डर्ट से एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली चाइल्ड, जब आप छोटे होते हो। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, टाइम के साथ हमारे शरीर को इम्यूनिटी मिलती है, ये प्राइमरी भी होती है और सेकेंडरी भी होती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है उसका क्या मतलब होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का प्राइमरी रिस्पॉन्स है इट जनरेट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंटीजन इंटरेक्शन। एंटीजन क्या होता है? पैथोजन। तो पहली बार जब पैथोजन बॉडी में आया तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जनरेट हुई है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स दिखा है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स है और ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो पहली बार जो मेरी बॉडी में पैथोजन आया था तो मेरी बॉडी ने इनेट बैरियर उसने क्रॉस कर लिया, स्किन विन क्रॉस करके मेरे बॉडी के अंदर चला गया, ब्लड के अंदर। अब जो पहली बार एक्वायर्ड इम्यूनिटी के सेल्स है या जो भी केमिकल है वो उसको पकड़ते हैं और उसके खिलाफ लड़ाई करते हैं, उसको मैं कहूंगी प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स होता है स्लो और ये रिस्पॉन्स होता है थोड़ा वीक, क्योंकि पहली बार पैथोजन से मिलते हैं ना, तो धीरे धीरे उसको समझ रहे होते हैं, तो इसलिए स्लो होता है और थोड़ा वीक भी होता है। सेम पैथोजन मानो दोबारा से मेरे शरीर के अंदर एंटर कर जाए तब प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, तब रिस्पॉन्स जनरेट होगा सेकेंडरी। सेकेंड टाइम जब एक्सपोजर होता है पैथोजन से तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स आता है। इस टाइम क्या होता है? पहले इंटरेक्शन की मेमोरी रह जाती है। तो इस इंटरेक्शन ने ना मेमोरी बनाई थी, कुछ ऐसे सेल बनाए थे जिसने मेमोरी रखी है। तो ये मेमोरी सेल्स क्या है? एक तरह से सेल है जिन्होंने फोटो रखी हुई है पैथोजन की। तो जैसे ही पैथोजन सेकेंड टाइम आता है ये मेमोरी सेल जाकर पूरी बॉडी को दिखाते हैं कि देख ये दोबारा आया भाई,
तो जैसे उनको पता चलता है दोबारा आया, उनको पता है कौन सा केमिकल बनाना है किसे मारने के लिए, इसलिए फटाफट से पूरी बॉडी सत्ते में आ जाती है और फटाफट से उसे लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। और ये रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि पूरी बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेमोरी बी एंड टी सेल्स वर्क करते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स में। तो ये मेमोरी सेल्स जो है वो मेमोरी बी एंड टी सेल्स है, जिसके बारे में भी बात करूंगी। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। मैम मैम एंटीजन मैम प्रीवियस स्लाइड का ना। एक सेकेंड, एंटीजन क्या बोल रहा है अनीश? एंटीजन के लिए जैसे यहाँ पे पैथोजन यूज किया हम्म। तो मैम मतलब ऐसे स्पेसिफिक नहीं होगा ना, क्योंकि एंटीजन तो आरबीसी में भी होते हैं, तो वो अच्छा हो, पैथोजन रिलेट हाँ करना। हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा तूने। जब भी हम इम्यूनिटी की बात करते हैं ना, तो जो भी हमारा पैथोजन है ना, वो उसको जो भी पैथोजन है जो ओके भी हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को स्टार्ट करवा दे, उसको हम बोलते हैं एंटीजन। तो पैथोजन हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट करा देता है। लेकिन जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी अगर किसी और की आएगी ना मेरी बॉडी में, तो आरबीसी के सरफेस पे जो है वो एंटीजन कहलाएगा। मेरी बॉडी के अंदर मैं उसको एंटीजन नहीं कहती, क्योंकि मेरी बॉडी में वो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो मेरी आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है वो एंटीजन नहीं कहूंगी, मैं उनको सिर्फ रिसेप्टर्स कहूंगी। लेकिन मेरी आरबीसी तुम्हारी बॉडी में गई ना, तब मेरी आरबीसी के ऊपर के रिसेप्टर एंटीजन कराएंगे। सो एंटीजन इन समथिंग, जब वो मेरी बॉडी में आएंगे तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ये होता है एंटीजन, ठीक है। डन मैम। ओके, दो रिस्पॉन्स भी सेम पैथोजन के लिए, यस एग्जैक्टली राइट। ओके, तो पैथोजन एंटीजन है और वो आरबीसी के ऊपर वाला जो प्रोटीन है वो एंटीजन है, अगर वो किसी और की बॉडी में, मेरी बॉडी में एंटीजन नहीं कहूंगी मैं उसे। और ये रही प्रीवियस स्लाइड, ये ले भाई, यही वाली कह रहे थे। यस मैम। कोई टाइम बताना है, मेरा फोन दूर है। 6:30। अच्छा चलूँ आगे। ओके ये मैम। अनीश समझ में आया ना? यस मैम। चलो बेटा, अब आते हैं बी और सी सेल के ऊपर। ये तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि पता है क्या, एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं है लेकिन टर्म्स है, तो इसलिए मेरे को तुम्हें बेसिक से बताना पड़ रहा है। इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं थी हमें। मैम डेंड्रिटिक सेल, साइटोकाइन, ये भी पार्टिसिपेंट है एक्वायर्ड में। बिल्कुल बिल्कुल विजय, ये सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। साइटोकाइन हम पीछे बात कर चुके हैं, डेंड्रिटिक सेल्स भी आगे आएंगे। बी एंड टी सेल्स की बात करते हैं, ठीक है। पहले तो ये कहाँ पैदा हुए और ये कहाँ मैच्योर हुए, नीट का क्वेश्चन सबसे पहले यहीं से बनता है। ओके, तो ये पैदा कहाँ होता है? बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो, तो बी स्टैंड ही होता है बोन मैरो के लिए, तो इतना तो अंडरस्टूड है, पैदा तो बोन मैरो में हुए हैं, राइट। तो बी स्टैंड फॉर बोन मैरो एंड टी स्टैंड फॉर थाइमस। तो कहने का मतलब है कि बोन मैरो में बोन होते हैं बी सेल और बोन मैरो में बोन होते हैं टी सेल्स। तो ये है बोन, लॉन्ग बोन्स, और लॉन्ग बोन्स के एंड में जो एपिफाइसिस होती है वहां पर आपको ये स्पॉन्जी सा मटेरियल मिलेगा हड्डी के बीच में, इसको हम कहते हैं बोन मैरो, यहाँ पर होता है, ठीक है। तो बोन मैरो में बी एंड टी सेल दोनों पैदा होते हैं, लेकिन बोन मैरो में बी सेल मैच्योर होता है, लेकिन थाइमस में जाकर मैच्योर होता है टी सेल। तो ये चीज याद रखना है। थाइमस कहाँ होता है पता है? थाइमस पता है कहाँ होता है? अरे कार्टून बेटा, चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में होता है थाइमस, यहाँ पर। तो ये थाइमस होता है, यहाँ पर आते हैं ये सेल, जो टी सेल है ना, यहाँ पर पैदा हो गए, फिर उसके बाद ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू यहाँ आ जाएंगे और फिर यहाँ मैच्योर होंगे। लेकिन जो बी सेल है वो पैदा भी यहीं होंगे और हंसते खेलते हुए थोड़े मैच्योर भी यहीं हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर इतनी बात? चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। डन मैम। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि बोन मैरो, थाइमस और इनके साथ एक वर्ड आता है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो देखो, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, मैं यहाँ लिख रही हूँ, एल स्टैंड फॉर लिम्फोइड ऑर्गन। पता नहीं मैंने फुल फॉर्म क्यों नहीं लिखी। लिम्फोइड ऑर्गन पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन बनता है। तो एल स्टैंड फॉर लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से है? बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है बोन मैरो एंड थाइमस। इसका मतलब क्या है? ये प्राइमरी ऑर्गन वो होते हैं जहां पर बी एंड टी सेल बोर्न और मैच्योर, यहाँ पे बोर्न और मैच्योर होंगे, लेकिन नेवर इंटरेक्ट विद एंटीजन, दे नेवर इंटरेक्ट विद एंटीजन हियर। तो कभी भी बोन मैरो में बी और टी सेल पैथोजन से नहीं मिलते, थाइमस में कभी पैथोजन से नहीं मिलते, मिल ही नहीं सकते, यहाँ पर पहचान ही नहीं पाएंगे उन्हें, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जहाँ पे एंटीजन का
कभी भी इंटरेक्शन नहीं होता बी और टी सेल से। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो होते हैं जहां पर एक्चुअल इंटरेक्शन होता है बिटवीन एंटीजन एंड बी एंड टी सेल। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से है? पहला है स्प्लीन, दूसरा है लिम्फ नोड्स एंड तीसरा है माल्ट। माल्ट स्टैंड फॉर म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन। अगर तुमको बिल्कुल टाइम नहीं लगता पढ़ने का तो मैंने तुम्हें बोला था ना कि एनसीईआरटी रिव्यूज आते हैं यूट्यूब पे। अवंती की साइट पे भी जाओगे अगर तो वहाँ पे भी तुमको एनसीईआरटी के मिल जाएंगे, एनिमेशंस होते हैं। वो कुछ नहीं, आपको पूरी एनसीईआरटी वो पढ़ के सुनाते हैं। तो आप ऑडियो बुक डाउनलोड कर सकते हो ना एनसीईआरटी की। तो अगर नहीं पढ़ के आ रहे हो तो कम से कम ऑडियो बुक सुन के आओ, तुम्हें कुछ तो याद रहेगा। ऐसे क्लास में अगर तुम बिल्कुल स्टार्टिंग में मुझसे पढ़ते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन तुम्हें नुकसान है। अगर तुम पढ़ के आओगे ना तो तुमको ज़्यादा जल्दी याद होगा, राइट। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स इंक्लूड स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एंड माल्ट, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में मेंशन है और इसमें अपेंडिक्स भी ऐड होता है, विच अपेंडिक्स भी इसी में आता है, ठीक है। सो ये हो गए हमारे लिम्फोइड ऑर्गन्स सेकेंडरी वाले। सो एंटीजन ड्रिवन प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बी एंड टी सेल्स अकर हियर। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ। ये लिख लिया इतना, नो मैम। स्क्रीनशॉट ले लो। देन मैम। ओके, हाँ वो भी इसी में आएगा। पियर्स पैचेस लिख लेते हो, यहाँ लिख देती हूँ, रुक। पियर्स पैचेस भी लिख सकते हैं, पियर पैचेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन आवाज़ें दे रहा है मुझे? ये भी लिख सकते हो, सही बोल रहे हो तुम। चलो नेक्स्ट। ओके, अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना, एक बार दोबारा से बता रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। पहले मैंने तुमको बोला बी सेल्स होते हैं और टी सेल्स होते हैं, राइट। बी सेल्स एंड टी सेल्स, करेक्ट। यस मैम। सबसे पहले टी सेल की बात करती हूँ। टी सेल कहाँ पर बॉर्न हुए थे? बोन मैरो। बोन मैरो। ठीक है, बोन। और ये मैच्योर कहाँ हुए? थाइमस। 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 वेरी गुड। अब ये मेच्योर हो गया ना, लेकिन अभी भी ये एक्टिवेट नहीं हुए हैं, मतलब ये मेच्योर होके बैठे हैं। ये एक्टिवेट तब होंगे जब ये एंटीजन से मिलते हैं, तब ये अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं। तो अभी ये बैठा है बेटा टी सेल, ठीक है, आराम से ये टी सेल बना है। तो टी सेल ना एंटीजन से ऐसे नहीं मिल सकता। टी सेल एंटीजन से तब मिल सकता है जब उसके पास वो एंटीजन रिप्रेजेंट करने को ही आए, ठीक है। तो पता है क्या होता है, कुछ सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में घूमते हैं और एंटीजन को ऐसे कान से पकड़ कर लेकर आते हैं टी सेल और बी सेल के पास, ठीक है। उन सेल्स को हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तुम टर्म नहीं लिखोगे, तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम याद रखना, एग्जाम्पल है एक क्या वर्ड बोला था पीछे? क्या वर्ड बोला था मैंने पीछे? अरे अरे अरे, एक मिनट रुको। डेंड्रिटिक सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स हो जाता है, सॉरी। बहुत सारे होते हैं ना, तुम्हारे को स्कूल जितना ही बताना है, कंफ्यूज हो जाती हूँ फिर। तो डेंड्रेटिक सेल एक स्पेशल टाइप के सेल है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये पूरी बॉडी में क्या कर रहे हैं, पेट्रोलिंग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर है हमारा पैथोजन। ये रहा हमारा पैथोजन, मजे से बैठा था पैथोजन। और मैं इसको एंटीजन लिख लेती हूँ, जब मैं इतनी देर से एंटीजन ही बोल रही हूँ। पैथोजन भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसने ढूंढ लिया कि ये मिल गया भाई इसको। ये क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा, लेगा आ जाओ तुझे खा जाऊँ। इसे खा गया। अब इसके कर लेगा छोटे छोटे टुकड़े, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वर्ड कहीं पे तुम्हें एमएचसी आएगा फिर तुम परेशान हो जाओगे। तो इसे करेगा छोटे छोटे टुकड़े। अब इसी के अंदर इसने रिसेप्टर रखे होते हैं अपनी बॉडी में, किसने, डेंड्रेटिक सेल ने। इन रिसेप्टर को हम कहते हैं, यहाँ लिख रही हूँ मैं, MHC2 कॉम्प्लेक्स। मैंने तुमको और कोई एमएचसी नहीं बताया, सिर्फ 2 बताया, तो इसको याद रख लेना, 2 वाला बताया तुम्हें सिर्फ, ठीक है। तो ये जो एंटीजन है ये MHC2 कॉम्प्लेक्स के ऊपर जाके अटैच हो गया। एंटीजन तो लेकिन अंदर है, कुछ नहीं होता, ये डेंटल है। और इसका जो MHC2 कॉम्प्लेक्स है वो सरफेस पे आ जाएगा और उसके पास है टुकड़ा, किसका पड़ा हुआ टुकड़ा, फ्रेगमेंट पड़ा हुआ है उसके पास, एंटीजन का। इतनी बात क्लियर हुई? यो मैम। बाकी बच्चों को क्लियर हुई?
Yeah, ma'am. अच्छा ठीक है, ओके। आ गया। अभी ये क्या करेगा, अभी ये जाएगा भाग के टी सेल के कि भैया 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 देखो देखो मेरे को क्या मिला, मेरे को चीज़ी मिली इस चीज़ी का नाश कर दो। अब ये चीज़ी है हमारे पास, तो ये पूरी बॉडी में है, तो इसको पूरी बॉडी के अंदर ही एंटीजन फैल गए हैं, वो यही बताना चाहता था। ठीक है, जैसे ही टी सेल ने इसको देखा ना, टी सेल होता, बताती हूँ साहिल, जैसे ही टी सेल ने इसको देखा ना, छोटे से एंटीजन का फ्रेगमेंट, वो हो गया पागल है, थूमता ना ये क्या हो गया हमारे से बॉडी में। और वो क्या करने लग जाता है, वो करने लग जाता है प्रोलिफेरेट। प्रोलिफेरेट मतलब अपने अंदर ऐसे चेंजेस करने लग जाता है कि टी सेल चेंज हो जाता है इनटू 3 टाइप्स ऑफ टी सेल। सेल खुद ही के चेंज हो जाता है इन टाइप के टी सेल्स में। एक का नाम है टी साइटोटॉक्सिक, एक है टी हेल्पर सेल और एक है टी मेमोरी सेल। इसके बाद आई थिंक हिम्मत थोड़ी जवाब देगी होगी, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका क्योंकि ये मुझे एड्स में भी लाना है, इस वजह से मुझे यहाँ पे पढ़ाना पड़ा इतना डिटेल में। इतना डिटेल में तुमसे पूछेगा नहीं कोई, जहाँ पूछेगा क्वेश्चन वो अभी बता दूंगी, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना पड़ा है, लिख लिया। सप्रेसर रेगुलेटरी टी सेल्स की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ बात नहीं करेंगे उनकी, अभी आएगा इनका वर्क। लिख लिया सबने? हेलो, डन मैम। बेटा अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बहुत प्यार से लिखा है, बड़े आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं हमें, ठीक है। बस मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कोई बात, ताकि एक बार इम्यूनिटी खत्म हो जाए दोबारा ना आए, क्योंकि कोविड है तो इम्यूनिटी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं इस वजह से, ठीक है। सो जब पैथोजन ने एंटर किया, तो अनीश मैं पैथोजन को क्या लिख सकती हूँ? एंटीजन। वेरी गुड, नहीं समझ गया है ना। तो जब पैथोजन ने या एंटीजन ने एंटर किया तो क्या हुआ, द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे डेंड्रेटिक सेल ईट द पैथोजन एंड डिस्प्ले इट ऑन देयर सरफेस वाई MHC2 रिसेप्टर। तो MHC2 रिसेप्टर के ऊपर उसने लगाया था पैथोजन के पार्ट को और अपने सरफेस पे से डिस्प्ले कर दिया था, ठीक है। पहले बॉडी के अंदर था, फिर वो रिसेप्टर ऊपर आता और उसका से डिस्प्ले करता है। अब इन दिस फॉर्म, ऐसे ही डिस्प्ले वाली फॉर्म में डेंड्रेटिक सेल भाग के जाते हैं लिम्फ नोड्स के पास, और वहां पे एंटीजन स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट्स को ये पैथोजन दिखा देते हैं, ठीक है। जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, वो भी स्पेसिफिक होते हैं कि पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ वो बनेगी। ये वायरस आया ना, इसके खिलाफ मैं बनूंगा, ये वाला बैक्टीरिया है, इसके खिलाफ मैं बनूंगा। तो ऐसे ऑलरेडी बहुत सारे टी सेल पड़े हैं। और ये टी सेल कहाँ पर है? पहले टी सेल बॉर्न होते हैं बोन मैरो में, वहां से ट्रेवल करके चले जाते हैं वो कहाँ, थाइमस में। थाइमस में जब वो चले जाते हैं, फिर उसके बाद वो ट्रेवल करके कहाँ जाके बैठ जाते हैं, लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड्स याद है तुम्हें? बहुत सारी होती है हमारी ग्रोइन रीजन में और अंडर आर्म्स की तरफ। तो लिम्फ नोड्स में जाके टी सेल वेट करते हैं पैथोजन के आने का। फिर साइटोटॉक्सिक टेल इसके पास आता है और उसको दिखाता है देखिए पैथोजन आया है। तो टी सेल कहते हैं चलो मैं अब एकदम खतरनाक रूप में आता हूँ और अपने आप को डिवाइड कर लेता हूँ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में। एक है साइटोटॉक्सिक टी सेल, एक है टी हेल्पर सेल और एक है टी मेमोरी सेल। इतना क्लियर? यस मैम। हाँ, सेल मेडिटेट में ही है। अब देखो, मेमोरी का मतलब है याददाश्त। तो मेमोरी सेल पता है क्या करते हैं, बड़े प्यारे से सेल है ये, और ये इसकी वजह से बहुत सारी इम्यूनिटी है हमारी बॉडी में। ये ना मेमोरी सेल, और वो जो पैथोजन आया था ना, उसका छोटा सा फ्रेगमेंट ये अपने पास रख लेता है एक याद की तरह, ठीक है। जैसे उसकी छोटी सी फोटो रख ली, तो मेमोरी सेल ये रखता है और फिर बॉडी में घूमता रहता है। जिंदगी में दोबारा ये पैथोजन आया तो मैं ये सबको फोटो दिखा के इसे पिटवा दूंगा, इसका ये काम है। तो मेमोरी सेल ने एंटीजन का कोई फ्रेगमेंट अपने पास रख लिया और वो बन गया। हमारी बॉडी में हर किसी पैथोजन का जो तुम्हारी बॉडी में आज तक एंटर करा है, सबके मेमोरी सेल्स है तुम्हारी बॉडी में, मिलियंस ऑफ होंगे, ठीक है। हेल्पर सेल क्या होता है? हेल्पर सेल बड़ा मददगार होता है। हेल्पर सेल कहता है भाग जाता है, एक भाग जाएगा, कहाँ भाग के जाएगा? बी सेल के पास। ये कहता है मैं बी सेल को जाके बताता हूँ देखो पैथोजन आया है, ठीक है। और साइटोटॉक्सिक सेल क्या करते हैं, ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं कि ये वाला जो पैथोजन है ये मर जाए। समझ आई बात? कुछ पैथोजन को मार दिया, कुछ हेल्पर सेल थे तो भाग के गए हैं बी सेल के पास, और मेमोरी सेल ने उसकी याददाश्त रख ली है। इज इट क्लियर? Yeah, ma'am. अब देखो, मैंने डिटेल में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जरूरत नहीं है। अब देखो, देन व्हाट हैपन, Previous हेल्पर सेल गोज टू द बी सेल। Then, ma'am.
देखो, टी हेल्पर सेल गोज टू द बी सेल, भाग के बी सेल के पास गया और उसको एक्टिवेट कर देता है ताकि वो भी पॉलीफरेट करे। बी सेल कहाँ बैठा है? लिम्फ नोड में। तो भाग के बहुत दूर नहीं गया वो, हो वहीं पे था पड़ोस में। तो ऐसे मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, मैं इधर गई, साथ वाले को ऐसे थप्पड़ मार के बोला, ये देख एंटीजन आ रखा है, तू क्या बैठा हुआ है यहाँ पे, चल डिवाइड हो जा। तो उसने क्या कर दिया, बी सेल ने प्रोलिफरेट कर लिया। पॉलीफरेट कुछ नहीं होता, वो भी केमिकली उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हो गई कि वो 2 सेल्स में डिवाइड हो गया। बी प्लाज्मा सेल्स या प्लाज्मा सेल कहते हैं इसको, और बी मेमोरी सेल करते हैं। बेटा इसका बी मेमोरी सेल भी क्या करेगा, कोई बता सकता है, गैस कर सकता है? हम एंटीजन की फ्रेगमेंट को रखेगा अपने पास। हाँ, एंटीजन फ्रेगमेंट, एंटीजन की फोटो रख लेगा कि भाई तू अगली बार आई हो, तुझे मैं बताऊंगा। अब प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, ये करते हैं रिलीज, बनाते हैं, रिलीज करते हैं व्हाट, उसी एंटीजन को लेकर स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक होते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी बनाते कौन है, बी सेल या टी सेल? एंटीबॉडी किसने बनाई, बी सेल ने या टी सेल ने बनाई, किसने? मैम मैम बी B सेल cell. में। बी सेल ने बनाई। सिग्नल जिस मर्जी ने दिया हो, बनाई तो उसने थी ना, तो बी सेल ने बताई। मैं तुमको जितना मर्जी बनाओ, पेपर तो तुम दे रहे हो ना, तो क्रैक तो तुमने किया, मैंने थोड़ी कर दिया, मैं तो मदद ही कर सकती हूँ। तो क्रैक तुम करोगे पेपर, वैसे ही एंटीबॉडी बनाई बी सेल ने। क्लियर इतना? यो मैम। You ma'am. अरे समझ में आ रहा है? अच्छा टाइम बताना। 6:43. 3 640। समझ में आ रहा है ना? You ma'am. ठीक है, टी सेल 3 में डिवाइड हो गया उनका काम। अब बी सेल की बारी है। तो टी साइटोटॉक्सिक सेल किल द इन्फेक्टेड सेल विद द केमिकल। जो साइटोटॉक्सिक सेल थे टी वाले, उन्होंने केमिकल से पैथोजन को मार दिया था, पीछे हो गया, छोड़ो। बी सेल में जो प्लाज्मा सेल है वो सिक्रीट करते हैं एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी। तो एक क्वेश्चन बनता है कि जो एंटीबॉडी है वो कैसी होती है भाई, एंटीजन स्पेसिफिक होती है। ओके, एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं। द एंटीबॉडी बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन एंड कॉज 3 थिंग। अब एंटीबॉडी क्या करती है, देखो एंटीबॉडी कुछ ऐसी सी होती है, अभी आगे देखेंगे हम। तो एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीजन के साथ ऐसे बाइंड कर जाती है। ये रहा मेरा एंटीजन, ये रही मेरी एंटीबॉडी, ठीक है। अब ये बाइंड कर दी, हाँ विजय सही। अब ये बाइंड कर गई, तो अब ये 3 चीजें कर सकती है। क्या 3 चीजें कर सकती है, ये पता होना चाहिए, नीट का क्वेश्चन बनता है। एग्लूटिनेशन, ऑप्सोनाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। एग्लूटिनेशन, ऑप्सोनाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या है, एग्लूटिनेशन मतलब क्लम्प सा बना देगी, क्लम्प फॉर्म। मतलब कि सारी जितनी एंटीबॉडीज है ना, ऐसे इकट्ठी हो गई, ठीक है, सारे एंटीजन को इकट्ठा कर लिया एक ही जगह पे, भीड़ बना दी। तो एकदम एक उनका वो कह सकते छोटे से गुच्छा टाइप का बना दिया एंटीजन का, ठीक है। क्यों, एक जगह एंटीजन को कर दिया ताकि इनको आसानी हो जाए मारने में। इधर उधर बिखरे हुए थे ना बॉडी में, तो सारे एक जगह इकट्ठे कर लिए, तो उन्होंने उसकी क्लम्पिंग कर दी। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, उनके ऊपर टैग लगा देना, टैग ऐड कर दो। इसकी डेफिनेशन तुम खुद लिखोगे, मैं नहीं लिखवाऊंगी, डेफिनेशन लिख कर आना है इसकी, मेरे को फोटो भेज देना तो मैं चेक कर लूंगी। तो डेफिनेशन तुम खुद लिखोगे। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, टैग लगा दिया कि कोई भी एंटीजन ना एंटीबॉडी के बिना ना हो, सबके साथ एंटीजन अटैच है। एंटीजन एंटीबॉडी हमेशा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में अटैच है, तो सबके ऊपर टैग लग गया। मतलब अगर कोई एंटीजन छुपा हुआ था ना किसी टिश्यू विश्यू में, वो भी फंस गया। अब उसके ऊपर टैग लग गया एंटीजन का, एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ ऐसे कोलैबोरेट कर जाती है। और न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि एंटीबॉडी कुछ ऐसे काम करती है जिसकी वजह से जो एंटीजन है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। समझ आई बात? यो You मैम। ma'am. ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया। यो मैम। तो इस चीज को हम बोलते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं एंटीजन। ये वर्ड तुम सुनोगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और जो एंटीबॉडीज होती है ना, उनका एक और नाम है इम्यूनोग्लोबिन, और इसको मैं शॉर्ट में लिख सकती हूँ आईजी, कैपिटल आई स्मॉल जी, ठीक है। ओके यो मैम। गुड। तो एग्लूटिनेशन इमोबिलाइज द पैथोजन। अरे मैंने लिख दिया डेफिनेशन, क्या यार मजा नहीं आया होमवर्क देख के लिख लो फिर। Immobilize the pathogen by clumping it, cover the pathogen, act as a tag for other cell to identify it, neutralize the toxin of the pathogen। ले लो भैया स्क्रीनशॉट, किस्मत अच्छी है तुम्हारी। दुख हुआ लेकिन मुझे। डन।
इसके डेफिनेशन पे क्वेश्चन बन सकता है आराम से। और बी सेल और टी सेल जो मैंने तुमको बताया ना, क्योंकि मैंने तुम्हें सीक्वेंस में बताया तो वो समझ आएगा। बी सेल और टी सेल से बीच में से क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे टी सेल अटैक कहाँ करते हैं, पॉलीफरेट कहाँ पर करते हैं, लिम्फ नोड्स में करते हैं या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में करते हैं। और उसके अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि टी सेल मैच्योर कहाँ होते हैं, तो वो थाइमस में होते हैं। तो मैंने तुम्हें सीक्वेंस में बताया, नीट बीच में से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ईजी आएगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा खुल के बता रही हूँ बस मैं, ठीक है। अब देखो इम्यूनिटी ना इसलिए दो तरीके से भी कहलाती है। जो भी तुमने बी सेल के बारे में पढ़ा ना, बी सेल क्या करता है, कैसे मारता है पैथोजन को, एक तो मेमोरी सेल बनाता है और दूसरा कौन सा सेल बनाता है, प्लाज्मा। बी प्लाज्मा प्लाज्मा। और प्लाज्मा सेल आगे क्या बनाता है, एंटीजन स्पेसिफिक Specified antibodies. हाँ हाँ। और एंटीबॉडी कहाँ पर घूमती है, इन ब्लड ओनली, वो उस टिश्यूज के पास नहीं जाती, ब्लड में रहती है। इसलिए हम इस इम्यूनिटी को कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप। ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब, ह्यूमरल का मतलब ब्लड, लिक्विड से रिलेटेड, सो ब्लड रिलेटेड। क्योंकि एंटीबॉडी ब्लड में ही रहती है इसलिए हम इसे कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी देता है बी सेल्स। ये क्वेश्चन आता है नीट का। और टी सेल के केस में हमने सारे सेल्स के बारे में पढ़ा था ना, तो सेल हर डायरेक्शन में जाते हैं। तो एक्शन ऑफ टी सेल में तुमने जो भी पढ़ा है, बी सेल को जगाना और पैथोजन को मारना, ये सब को जो रिस्पॉन्स है टी सेल का पढ़ा तुमने, वो सारा कहलाता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। सो इम्यूनिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, इस पे क्वेश्चन आता है, स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो याद रखना टी सेल रिस्पॉन्सिबल है। इज इट क्लियर? ये मैम। ओके, चलो एंटीबॉडी का पार्ट करेंगे। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर पे बहुत क्वेश्चन आते हैं मैम। प्लाज्मा सेल्स, एंटीबॉडीज, मेमोरी, बी सेल। मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ आया विजय, एक बार दोबारा लिखना। तो एंटीबॉडी इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, पहला क्वेश्चन ये बना। प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल्स, दूसरा क्वेश्चन ये पढ़ा। प्लाज्मा सेल भी कौन से, बी सेल से बनते हैं, तीसरा क्वेश्चन ये बना। देख रहे हो तुम कैसे क्वेश्चन निकल गए, हमने एक साथ कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उससे 3 क्वेश्चन निकल गए 4 मार्क के, राइट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब एंटीबॉडी का एक फॉर्मूला है H2L2। H स्टैंड्स फॉर, अरे S stand for heavy chain, L stand for light chain। प्रोटीनेशियस चेन है ये एंटीबॉडी, ठीक है। तो टोटल कितनी चेन होती है, 2 मतलब 2 है ना, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, तो टोटल नंबर ऑफ चेन वुड बी 4, ठीक है। इसके फॉर्मूला के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इस स्लाइड से क्वेश्चन आ रखे हैं। ओके, कर लिया नोट? ये मैम। टाइम बता दूं? मैम 6:50। अभी खत्म कर दूंगी मैं फटाफट। तो एंटीबॉडीज जो होती है, मैंने बोला ना स्पेसिफिक टाइप की होती है, राइट। तो स्पेसिफिक टाइप की मेन जो हम पढ़ते हैं वो ये वाली है, ओके। इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की तुमको ज़रूरत नहीं है, इसमें भी बहुत डिटेल में नहीं जाना। तो IgM, IgG, IgA, IgE, IgD, ING स्टैंड्स फॉर Immunoglobulins. इम्यूनोग्लोबुलिन। और इसका क्या मतलब होता है, एंटीबॉडी का दूसरा नाम है। Antibody. एंटीबॉडी का दूसरा नाम है। अच्छा, तो बताओ अगर चोट वोट लगती है तो सबसे पहले भागा भागा कौन आता है घर में से? Neutrophils. तुम्हारे घर में न्यूट्रोफिल आते हैं भागे हुए जब तुमको चोट लगती है? अरे तुम्हारे घर से मैम पेरेंट्स। Parents. पेरेंट्स आते हैं। पेरेंट्स में मम्मी पापा में क्या लगता है, कौन पहले आएगा? चीखता मम्मी. चिल्लाता बावला होता है मम्मी, यस। मम्मी तो याद रखना, अगर वो तुमसे स्पेसिफिकली पूछे एंटीबॉडी, तुमसे उन्होंने वो नहीं पूछा, अगर तो पूछ रहे सेल तो न्यूट्रोफिल से करेक्ट आंसर है। वो पूछ रहे एंटीबॉडी कौन से सबसे पहले आती है, तो IgM अराइव्स फर्स्ट एट साइट ऑफ इन्फेक्शन। जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे सबसे पहले मम्मी आएगी, ठीक है। तो IgM, M फॉर मम्मी, मम्मी से याद रखना, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही याद है और किसी तरीके से मुझे आज तक याद ही नहीं हुए, ठीक है। तो सबसे पहले मम्मी जी आएंगी। अच्छा, जो माता जी आएंगी तो पहले तो तुम्हें चुप भी कराएंगे, लेकिन डांट खाओगे? क्या लगता है, मम्मी शांति से आएगी, शोर मचाते हुए आएगी बिल्कुल? मैम डांट पड़ेगी। अच्छा, शोर मचाते हुए आएंगी, अच्छा खासा शोर मचाएंगी, क्या हो गया क्या नहीं हुआ, यस मैम। है ना, हल्ला मचा देगी। तो इस पूरी एंटीबॉडी में जो सबसे बड़ी है ना, लार्जेस्ट, वो भी यही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शोर मम्मी मचाएगी भाई।
और बहुत देर तक सोओगे, चोट भी शांत हो जाएगी, मम्मी शांत नहीं होगी, फिर मम्मी को चाय पिलानी पड़ेगी, राइट। तो IgM मम्मी सबसे पहले यही आएंगी और सबसे ज़्यादा शोर भी यही मचाएंगे, क्योंकि वो घबरा जाएंगे, ठीक है, जिसकी मम्मी सुन रही हो और पता चला मुझे क्लास के बाद मैसेज आ रहा है आप बात करो जरा। उसके बाद आता है जी स्टैंड फॉर, हम याद करेंगे गुरु से, ठीक है। जो टीचर होता है वो हमेशा आपके साथ बचपन से लास्ट तक होता है ना, टीचर, क्योंकि टीचर जो भी टीचर, जरूरी नहीं एकेडमिक टीचर हो, कोई भी जो आपको गाइड कर रहे हो वो आपके टीचर है, तो जो गुरु है, तो वो गुरु तो बचपन से एंड तक होते हैं, राइट। तो जब बेबी मदर की वूम में होता है तो वो मदर की वूम से कैसे अटैच होता है, किसके थ्रू अटैच होता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। कोड एंड थ्रू प्लेसेंटा, राइट। तो प्लेसेंटा से पास हो सकती है एक एंटीबॉडी और बच्चे को मिल सकती है, तो पैदा होने से पहले बच्चे को एक एंटीबॉडी मिल जाती है जिसका नाम है IgG। तो गुरु तो बचपन से साथ है ना, तो जब मदर की वूम में थे तभी वो जो शिक्षा थी, जैसे कहते हैं ना मदर जो जो देखती है तो बच्चे को वो दिखाई देता है, मदर जो सुनती है वो उसको सुनता है, तो ऐसे ही है, जो भी मदर को टीचिंग मिली वो बच्चे तक गई। तो जी से गुरु याद रखना, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को मिल जाता है, फीटस को। तो फीटस को जो प्लेसेंटा क्रॉस करके मिलता है वो IgG है। ये नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आता है IgA कौन सी होती है, जो आपको बॉडी लिक्विड्स में मिलेगी, बॉडी लिक्विड्स में तुम्हें घुल सकती है, क्योंकि इसी के पास पॉसिबिलिटी है कि घुल जाए। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, स्ट्रक्चर जानने की तुमको जरूरत नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। कहाँ मिलेगी ये, जैसे कि मदर के मिल्क से जाएगी बेबी के पास, तो मदर के मिल्क से बेबी को कौन सी वाली एंटीबॉडी मिलती है, IgA याद रखना, ठीक है। क्योंकि बच्चा सबसे पहले जो खाना खाता है वो क्या होता है, मदर का मिल्क। तो A फॉर एप्पल, ABCD में सबसे पहले A आता है, तो याद रखना A फॉर एप्पल सबसे पहले वो आया, तो यही एंटीबॉडी है जो मदर के मिल्क से जाएगी। और इस मिल्क को हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। कोलेस्ट्रम कैसा होता है, येलो कलर का होता है और थिक होता है। और इसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है, ये नीट का क्वेश्चन है, ये IgA होती है, क्लियर। ये मैम। ई से एलर्जी, एलर्जी में ई साउंड आती है ना, तो याद रखना जब भी बॉडी में एलर्जी होगी, किसी भी तरीके की एलर्जी हो रही है, तो IgE तुम्हारी बॉडी में बहुत अमाउंट में मिलेगी। इसी को टेस्ट करके पता चलता है कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स है। डी का क्या है कि इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, तो नॉट मच नॉलेज, तो इस पर क्वेश्चन भी नहीं आएगा। खुद ही नहीं पता तो तुमसे क्या पूछेंगे यार। क्लियर इतना, ये मैम। यो मैम। जो ले लिया, ये मैम। ये और मैं मैम। तुमको प्रोफेशनली चार्ट देती हूँ, स्क्रीनशॉट लो इसका, जो मैंने पीछे बोला है ना वो डेटा में है। अच्छा हाँ, IgG गुरु सबसे छोटे, कम बोले लेकिन सही बोल गए, ठीक है। तो सबसे छोटे ये होते हैं, सबसे बड़े मदर IgM। परसेंटेज में ये ज़्यादा है, देखो जिसका साइज छोटा है, अमाउंट छोटा है, जिसका साइज छोटा है उसका अमाउंट बॉडी में ज़्यादा है, ओके, याद रखना। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ये सबसे ज़्यादा कौन सी एंटीबॉडी है बॉडी में, IgG, ओके। और सबसे बड़ी कौन सी एंटीबॉडी है, IgM। ये एक नीट का क्वेश्चन बन गया, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया, यो मैम। ओके। मैम। आ जाओ, अब हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कर ले। No, टाइम ma'am. बताओ, टाइम बताओ। मैम 6:55। 5 मिनट पढ़ा दिया मैंने, वाह। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। ये मैम। यस मैम। इसमें एक चीज़ है कॉम्प्लीमेंट, IgM, ध्यान से देखना इधर, IgM एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ाऊंगी भी नहीं, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभार ये टर्म आ जाती है, मैंने क्वेश्चंस में देखी है, तो बस याद रखना मैंने कहीं नहीं बताया, सिर्फ IgM में बताया था कि ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम स्टार्ट कर देती है। तो कॉम्प्लीमेंट से मैं कंप्लेन याद रख लेती हूँ कि तुम गिर गए थे, तो मम्मी फिर अच्छे से कंप्लेन भी करेगी कि तुम हमेशा गिरते हो, फिर जिसने वो चप्पल उल्टी रखी थी उसे कंप्लेन करेगी, तो चप्पल उल्टी रखता है ये गिर जाती है, तुझे अक्ल नहीं है, समझ रहे हो। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम IgM के साथ अटैच्ड है। इसकी डिटेल में मत जाना, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हें पोस्ट ग्रेड में आएगा, ये कोई ज़रूरत नहीं। चलो, अब ये है हमारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, ये आता है लेबल करने के लिए, नीट में बहुत फेवरेट है उनका, ठीक है। व्हाट इज इजी टू इंजेस्ट, मुझे समझ नहीं आया। ये देखो, तो इसका स्ट्रक्चर पहले तो लेबल करने के लिए आ गया, ऑलराइट। अब उसके बाद ये स्ट्रक्चर होता कैसे है, तो ये है हमारी एंटीजन, और एंटीबॉडी है यार, क्या होगा मुझे, एंटीबॉडी है। तो इसकी है हैवी चेन, हैवी चेन मतलब भारी वाली चेन, इतनी तो इंग्लिश हमें आती है। तो ये देखो, ये एक ही तो चेन है जो एक सीधी नीचे जा रही है, तो यार ये तो भारी होगी। ये हमारी 2 हैवी चेन। लाइट चेन कौन सी है, देखो ना छोटू सी है बाहर की तरफ, ये हमारी लाइट चेन है, क्लियर। हैवी चेन लाइट चेन दिख गई सबको,
Yes, ma'am. हैवी चेन, ये लाइट चेन। अच्छा, इनमें ये कैसे कनेक्टेड होती है एक दूसरे से? ऐसे क्यों है यार? ऐसे थोड़ी बैठी है, इनके बीच में कनेक्शन है। किसका बॉन्ड है इनके बीच में? कौन सा बॉन्ड है? डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो ये ना नीट का क्वेश्चन, डाई सल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, अब सल्फाइड बॉन्ड मत लिखाना यार, तुमको साफ दिख रहा है 2 सल्फर दिख रहे हैं यहाँ पे, तो डाई सल्फाइड है ना, डाई मतलब 2 सल्फर बॉन्ड्स है। ठीक है, तो इसी वजह से हैवी चेन लाइट चेन एक दूसरे से अटैच है। हैवी चेन अटैच टू लाइट चेन, एंड लाइट चेन भी, सॉरी, हैवी चेन से भी इसी के थ्रू अटैच है। ये देखो, यहाँ भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है और यहाँ भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है। इज इट क्लियर? Yeah, ma'am. Yeah, बहुत ma'am. बढ़िया। अब देखो, एंटीजन कहाँ जाके लगेगा? एंटीजन बाइंड करता है यहाँ पे, एंटीजन बाइंडिंग साइट। दिखा तुमको एंटीजन बाइंडिंग साइट? ये वाली रीजन है, दिख गया? इन एंटीजन बाइंडिंग साइट को एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं पैराटॉप। ठीक है, पैराटॉप एंटीबॉडी के ऊपर पढ़ा है तुमने। पैराटॉप ही हम एंटीजन बाइंडिंग साइट को कहते हैं। स्पेसिफिक यहाँ प्रोटीन होते हैं, उनको कहते हैं। इज इट क्लियर? टर्म पता होनी चाहिए थी बस। Yeah, ma'am. अब एंटीजन आएगा बेटा, एंटीजन ऐसे कोई बाइंड थोड़ी कर जाएगा। मैंने क्या बोला था, ये एंटीजन स्पेसिफिक होती है ना, तो इस एंटीजन को पता है कि मुझे बैक्टीरिया ए से ही बाइंड करना है। तो बैक्टीरिया ए और बैक्टीरिया बी आ जाए तो ये पहचानेगी कैसे? जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है वहाँ पे एक स्पेसिफिक शेप है। ठीक है, तो जो भी बैक्टीरिया आ रहा है, जो भी एंटीजन आ रहा है, उसके पास भी रिसेप्टर होगा सरफेस के ऊपर, राइट? तो ये जो रिसेप्टर है ना, ये है मेरा एंटीजन। तो एंटीजन के सरफेस पे जो रिसेप्टर है उसको हम कहते हैं एपिटोम। देखो ये लिखा है एपिटोप। तो फिर ये क्या करेगा, एंटीजन यहाँ आएगा और उसका जो एपिटोप है वो बहुत बढ़िया से यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो फिर एंटीजन समझ जाएगा कि हाँ एंटीबॉडी की, हाँ इसी के साथ बॉन्ड बनाना था। समझ आई? तो एपिटोप और पैराटोप आपस में बॉन्ड बनाते हैं। इज इट क्लियर? ओके, अब अगर ये एंटीबॉडी को मैं लूँ और इसको मैं प्रोसेस करके तोड़ दूँ, फिर जोर से घुमाऊँ सेंट्रीफ्यूगेशन में कि ये टूट जाए, तो फ्रेगमेंट में टूटता है ये ऊपर वाला जो रीजन है, सॉरी, ये जो ऊपर वाला रीजन है जहाँ पे हैवी और लाइट चेन दोनों है, ये वाला रीजन हैवी और लाइट चेन दोनों है, इधर देखना, इसे हम कहते हैं एफ ए बी। एफ कैपिटल ए बी छोटा। ठीक है, एफ ए बी फ्रेगमेंट। एफ स्टैंड फॉर फ्रेगमेंट, ए बी मतलब एंटीजन बाइंडिंग। तो एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट ये वाला है। ठीक है, और जो नीचे वाला फ्रेगमेंट है जहाँ पर सिर्फ हैवी चेन है उसको हम बुलाते हैं एफ सी। एफ स्टैंड फॉर फ्रेगमेंट और सी स्टैंड फॉर क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर हम इसको आगे प्रोसेस करें ना, तो सिर्फ इसकी हैवी चेन जो होती है नीचे वाला रीजन, वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में निकलता है। इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लेना ऐसा होता है। इट क्लियर? Yeah, ma'am. ओके, अपने एनसीईआरटी में इसको लेबल कर लो एफ ए बी और एफ सी, और डाइसल्फाइड बोन वाल पे लिख लेना। एपिटोप पैराटोप भी वहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Done, ma'am. अरे वाह, देखो, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग एंड फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इन केस फुल फॉर्म भूल जाओ, लिख लेना कहीं पे, भूल जाता है इंसान। फुल फॉर्म ही आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, मुश्किल ही आएगी वैसे। चलो आगे। You, ma'am. टाइम बताना। 7 o'clock. 7. 7 o'clock। ओके, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन क्या होता है? वर्ड में बड़ा माइन्यूट सा फर्क है। ठीक है, वैक्सीनेशन का मतलब इंजेक्शन लगाना, सुई लगाना। किसको डर लगता है सुई लगाने से? अच्छा, किसी को नहीं लगता? एमबीबीएस जब करते हैं ना, तो अपने ब्लड टेस्टिंग अपने खून पे करनी होती है, तो आपको अपने आपको रोज ही खून लगाना होता है, रोज ही सुई लगानी होती है। इसको लगता है ना डर, वो तैयार हो जाना। ठीक है, इम्यूनाइजेशन का क्या मतलब होता है? बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाना। तो वैक्सीन के बाद आपके पास आती है इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अब वैक्सीन कैसे हो सकती है? 2 टाइप की हो सकती है, एक होती है पैसिव इम्यूनाइजेशन और एक होती है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव का वैसे मतलब क्या होता है ऐसी जनरली? अच्छा, तुमको नहीं पता एक्टिव का जनरल मतलब क्या होता है? इट्स अ मेडिकल कंडीशन, मसल स्पैज़म हो जाता है उसमें, टेटनस में,
बताओ भाई, एक्टिव का क्या मतलब होता है? वही एक्टिव जो तुम हो नहीं क्लास में इस टाइम। एनर्जी का यूज। एनर्जी का यूज होना है ना, उसको कहते हैं एक्टिव एनर्जी। इसमें पैसिव एनर्जी का कोई यूज नहीं है, राइट। सो एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है? ये वो वाली वैक्सीन है जो तुम बीमारी से पहले लेते हो, बिफोर डिजीज। पोलियो ड्रॉप्स, पोलियो इंजेक्शन भी आते हैं, ठीक है। तो ये है एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जो तुम डिजीज होने से पहले लेते हो कि डिजीज हो ना पाए। तो उसमें होता क्या है, कभी सोचा है इसमें होता क्या है? वैक्सीन हैव वीकन और एटीन्यूएटेड, ज़्यादा अच्छा वर्ड है कि वीक पैथोजन या एंटीजन लिख देती हूँ। तो वो तुमको पोलियो की जो दवाई खिलाते हैं, एक्चुअल में उसमें पोलियो का जो, या तुम्हें कोई भी डिजीज़ के लिए जो भी तुम्हें पहले वैक्सीनेशन लेते हो ना, उसमें वो जो भी पैथोजन है ना, उसको बहुत वीक करके उस वैक्सीन में डालते हैं और तुम्हारी बॉडी में डाल देते हैं। तुम्हारी बॉडी में पैथोजन ही डालते हैं वो, लेकिन इतना वीक करके डालते हैं तुम्हें बीमारी ना कर पाए। लेकिन वो पैथोजन तुम्हारी बॉडी में जाता है तो क्या होते हैं, बी और सी सेल फॉलिफरेट होकर मेमोरी सेल बनाते हैं। तो मेमोरी सेल उस पैथोजन की फोटो रख लेता है। तो अगर तुम्हें लाइफ में दोबारा से वो इन्फेक्शन, वो पैथोजन कभी एक्चुअल में एंटर करा तुम्हारी बॉडी में, मेमोरी सेल उसको पहचान के बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और उसे मार देंगे। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मतलब है बिफोर डिजीज होता है ये, ठीक है। बिफोर डिजीज होता है ताकि तुम्हारी बॉडी अच्छे से उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ले और मेमोरी सेल बना ले। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है? बीमारी देने के बाद जो इंजेक्शन लगते हैं ना, उनको कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। जैसे कि स्नेक बाइट, स्नेक बाइट हो गई, वेनम अंदर चला गया, है ना। वेनम अंदर चला गया तो हम क्या डालते हैं, एंटीविनोम। एंटीविनोम्स होते क्या है? एंटीविनोम कुछ नहीं होता, वो बेसिकली एंटीबॉडी होती है। तो रेडीमेड एंटीबॉडी जो होती है ना, वो डाल ली जाती है। तो क्योंकि अब टाइम नहीं है ना कि ऐसा मेमोरी बनाया जाए, तो पैथोजन टॉक्सिन तो तुम्हारी बॉडी में आ गया, तो वो रेडीमेड एंटीबॉडीज को इंजेक्शन में भरते हैं और आपकी बॉडी में लगा देते हैं, फिर वो विनोम से लड़ाई कर लेते हैं। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन में बॉडी खुद से एंटीबॉडीज नहीं बना रही है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन में बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाएगी। तो ये फर्क होता है पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन में। समझ में आया? जैसे कि रेबीज, हाँ, रेबीज हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन दे सकते हैं, उसमें पैसिव नहीं दे सकते क्योंकि उसके हमारे पास कोई इलाज ही नहीं है, हमारे पास ऐसी एंटीबॉडीज है ही नहीं है जो उससे लड़ पाए। तो रेबीज के टाइम पे हम मतलब कोई अगर डॉग बाइट हो जाए तो उसको फटाफट से इंजेक्शन दे दिया जाता है। चलो तुम इससे भी क्यों कंफ्यूज होंगे, इसी में हटा देते हैं। जब तक आया नहीं एग्जाम्पल तो देना नहीं। इतना क्लियर? रेडीमेड एंटीबॉडी एक वर्ड आ सकता है, क्लियर? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. चलो बहुत बढ़िया, डन। कोई डाउट नहीं? No, ma'am. अच्छा, अगर डिजीज के बाद दिया है तो वो तो फिर क्या कहते हैं, पैसिव ही हुआ ना साहिल। डिजीज से पहले दिया तो एक्टिव हुआ। बट एक वैक्सीन में तो लाइव डाल रहे थे ना, जैसे कि कोविशील्ड या फिर दूसरी थी, उसमें तो लाइव डाल रहे थे। एटीन्यूएटेड डालते, लाइव नहीं डाल सकते, फिर तो इन्फेक्शन हो जाएगा ना। एटीन्यूएटेड डाल रहे थे, तो एटीन्यूएटेड डाल रहे थे मतलब वो कौन से वाला हो गया फिर, एक्टिव Active. इम्यूनाइजेशन हो गया। हाँ, लेकिन जिनको होगी थी कंडीशन और उनको किसी पेशेंट से एंटीबॉडी दी जा रही थी, ऐसे कह रहे थे ना जिसका कोविड ठीक हुआ है उससे एंटीबॉडी लेकर डाल दो, तो वो वाली पैसिव इम्यूनाइजेशन थी कि मेरा कोविड ठीक हुआ है, मेरी बॉडी में एंटीबॉडी है, मुझसे लेकर डाल दो किसी पेशेंट में, तो वो फिर पैसिव थी। तो दोनों चीज़ें हुई थी उस टाइम। अच्छा, अब समझ आया ना तुझे? क्यों मैम? बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो एक बार मैं ब्रीफ कर दूँ इम्यूनिटी में हमने क्या किया, कर दूँ ब्रीफ? Yeah, ma'am. टाइम क्या हुआ है एक बार बताना। 7-6. 7-6 है, ओके। इम्यूनिटी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि बॉडी में ना जो सोल्जर्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो प्रोटेक्ट कर पाते हैं हमारी बॉडी को पैथोजन से, उसको कहते हैं इम्यूनिटी। तो मेरी बॉडी की क्षमता कि मुझे बीमारियों से बताए वो इम्यूनिटी है। मैंने कहा मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ, एक होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड जो मैं अभी भी हासिल कर रही हूँ डे टू डे लाइफ में। इनेट जो मेरे पैदा होने से ही प्रेजेंट थी, तो मेरे पैदा होने से मेरे पास स्किन प्रेजेंट थी, फिजिकल बैरियर। मेरे पैदा होने से मेरे स्टमक में HCl बनता था, फिजियोलॉजिकल बैरियर। मेरे पैदा होने से मेरे अंदर कुछ सेल्स थे जैसे न्यूट्रोफिल्स, वो था मेरा सेलुलर बैरियर।
और मेरे पैदा होने से ही मेरे सेल्स के पास एक पोटेंशियल है कि अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो मेरा एक सेल दूसरे सेल को बता देता है कि वायरस आ गया भाई, तैयार हो जा, प्रोटीन सिंथेसिस रोक दे। तो ये जो सिग्नलिंग है ना दो सेल के बीच में, ये होती है इंटरफेरोन्स के थ्रू, राइट। तो ये थी मेरी इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। ये थोड़ा वीक रिस्पॉन्स है, ये थोड़ा और ये बर्थ के टाइम से प्रेजेंट है, और ये डायरेक्शनल लेस है, राइट। सो नॉन स्पेसिफिक है। इज इट क्लियर? ये मैम। ये नीट में क्वेश्चन आता है नॉन स्पेसिफिक एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये पूछते हैं तभी बता रही हूँ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने कहने कहा कि ये भी ना दो टाइप की है, कि देखो पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है और सेकेंडरी। तो पहली बार जब पैथोजन आता है ना तब किसी को कुछ नहीं पता होता। तो पहली बार जब तुम पढ़ते हो कोई चीज़, तो टॉपिक पढ़ते हो, पहले एनसीईआरटी पढ़ी भाई, नोट्स पढ़ लिया, यूट्यूब से एक लेक्चर दे दिया, उसको गूगल भी कर लिया, फिर अपने साथ वाले से भी पूछ लिया कि यार ये क्या चीज़ है, तो तुमने कितना सारा वर्क किया। सेकेंड टाइम तो वो टॉपिक देखते हो तो तुमको पता है कि यार सबसे अच्छा रिसोर्स ना मेरे पास बस वो बुक थी, बाकी सब जगह पता नहीं क्या बोल रहे थे। तो सेकंड टाइम तुम्हें वो टॉपिक पढ़ना है, तुम सिर्फ वो बुक उठाओगे, तुम 36 रिसोर्स नहीं देखोगे ना। सेम चीज़ बॉडी करती है कि पहली बार पैथोजन आता है तो पहले वो उस पैथोजन को पकड़ती है। कौन पकड़ता है? साइटोटॉक्सिक सेल। फिर उसको टी सेल के पास लेकर जाते हैं, फिर टी सेल उसके टुकड़े टुकड़े साइटोटॉक्सिक सेल पैथोजन को पकड़ता है, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करता है, फिर उसको अपने सरफेस पे ऐसे बिठा लेता है थ्रू रिसेप्टर। इस रिसेप्टर का नाम क्या था? MHC2। MHC2। MHC स्टैंड फॉर, ये लिख लो, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इसकी डेफिनेशन से ज़्यादा आ नहीं सकता, वैसे आना तो नहीं चाहिए, पर चलो एम्स वालों का अगर मन किया बीच में तो क्या कर लेंगे। ओके। MHC2 लेके गया पैथोजन को टी सेल के पास, उसको बोला ये देख ये आ गया बॉडी में, तो क्या कर रहा है बैठा बैठा? टी सेल वैसे बावला हो गया, करो रुक, 3 सेल में टूटूंगा मैं। 3 कौन से सेल में टूटता है टी सेल? साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल। हेल्पर। मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल क्या करेगा? फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट ऑफ एंटीजन को स्टोर करेगा। और हमारा सेकंड वाला क्या था? टी हेल्पर सेल क्या कर रहा है? MB सेल के पास चला जाता है। हाँ, हेल्प लेने जाता है, उसको बोलता है तैयार हो जा, उसको भी दिखाता है देखते कि आया है। और साइटोटॉक्सिक सेल क्या करता है? केमिकल से एंटीजन को किल कर देता है। हाँ, अब बचा बी सेल। बी सेल को जैसी फोटो दिखी, अब बी सेल क्या करता है? मैं भी पॉलीफरेट हूँगा। वो 2 सेल में पॉलीफरेट होता है, एक प्लाज्मा सेल एक मेमोरी सेल। मेमोरी सेल वही फोटो रख ली उसने। प्लाज्मा सेल ने क्या बनाया? एंटीबॉडी। तो सेल एंटीजन मेडिएटेड, स्पेसिफिक। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किसको कहते हैं? टी सेल वाली या बी सेल वाली? टी टी सेल सेल, सेल मीडिएटेड। टी सेल वाली। टी सेल वाली, बी सेल नहीं। बी सेल तो एंटीबॉडी वाला। तो एंटीबॉडी की कितनी चेंज होती है? 2 chains, टू 2 heavy, चेन्स। 2 light chains. H2L2। यस यस। किससे लिंक होती है एक दूसरे से? डाइसल्फाइड बॉन्ड। Disulfide bonds. साइड बॉन्ड। हाँ, डाइसल्फाइड बॉन्ड। गुड। एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन कहाँ पे होता है? FAB पे या FC वाले फ्रेगमेंट पे? FAB. मैं फिर बी वाले। तो कौन सी एंटीबॉडी है जो सबसे बड़ी है? IgM। वो कौन सी IgM। एंटीबॉडी है जिसका अमाउंट हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा है? IgG। वो कौन सी एंटीबॉडी है जो बच्चे को मदर से मिलती है थ्रू प्लेसेंटा? IgG. कौन सी? GG। IgG। बेटा गुरु बचपन से ही बच्चे के साथ है, IgG याद करना है। ओके। वो कौन सी एंटीबॉडी है जो बच्चे को मदर के मिल्क से मिलती है? कोलेस्ट्रॉल। IgA. IgA। क्या बात है, समय बताया जाए। मैम 7 7, 11. 11 7। 11 11. किसकी क्लास है आज? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। अच्छा, चलो मैं तुम्हें नया टॉपिक नहीं पढ़ाना चाहती, मैंने सोच रखा है ये वाला। अच्छा ऐसा है तो फिर मुझे ये बता दो कि मुझे तो याद है मैंने पूछना क्या। टाइफाइड कौन करता है? पॉजिटिव एजेंट। Salmonella typhi. पूरा बता। सैल्मोनेला टाइफी। और इसका मेजर सिम्टम? मैम कफ। परफोरेशन। परफोरेशन इन
विच इंटेस्टाइन, स्मॉल और लार्ज? मैम Small. स्मॉल इंटेस्टाइन। All. निमोनिया कौन करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस सेमल इन्फ्लुएंजा। यस, वेरी गुड। इसमें मेन सिम्टम क्या है? किसका इन्फेक्शन है ये निमोनिया? किसको इन्फेक्ट करता है? लंग्स। Lung alveoli. एल्वोलाई, स्पेसिफिक आंसर एल्वोलाई था भाई। ये ओके, पानी भर जाता है उसके अंदर, दैट्स करेक्ट। वायरल इन्फेक्शन, चलो वायरल छोड़। हाँ, वायरल इन्फेक्शन साइट क्या है वायरल इन्फेक्शन की? रेस्पिरेटरी पैसेज। रेस्पिरेटरी पैसेज? अच्छा, इतना इजी होता मैं तेरे से पूछती। मैम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी पैसेज, लंग्स तक नहीं जाता ये। मुझे बता देना जैसे 15 हो। ओके, अपर रेस्पिरेटरी पैसेज है, यही इसमें इंपॉर्टेंट था, और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। पढ़ा गया तूने ओए? What is so good about ascariasis? कौन करता है? ओके, आई टेक दैट क्वेश्चन बैक। मेजर सिम्टम बताओ। शर्म नहीं आती तुम्हें? ब्लॉक एंड बस कैसे भूल, तुम ये पिक्चर कैसे भूल सकते हो? इससे भी डिस्टर्बिंग पिक्चर थी, मैंने खैर दिखाई नहीं। तुम कैसे भूल सकते हो ये कि बस करा सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, और फीसिस में एग्स होते हैं उसके थ्रू जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन। कमाल करते हैं। अच्छा, ये तो तुमको आता है। कहाँ गया वो? हाँ जी, कितना टाइम हुआ है? 7। हाँ, 13, 2 मिनट और है। आ जा भैया, आ जा भैया। भैया कौन प्यारा बच्चा मुझे बताएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है? ए पे, 1 पे कौन बहुत ही बहादुर बच्चा मुझे बता पाएगा कि ये क्या हो रहा है? मैम फिलेल एलोफिलीज ने मैम ह्यूमन के हाथ पे मैम खाया और स्पोरोजोइट छोड़े वहां पे। वेरी गुड, ये बच्ची बहुत बहादुर। तुम देख रहे हो ये क्राइम सीन है, क्या हो रहा है क्राइम। तुम्हारे साथ रोज होता ही होगा। काटते हैं मच्छर? सर्दियों में तो नहीं होते, है ना? वहाँ तो नहीं होंगे मच्छर, नो है क्या? नो मैम। है ना, लेकिन यहाँ है, यहाँ है। यहाँ पे भी गाने गाते हैं कान के पास। बताओ मच्छर कान के पास क्यों बोलता है? बताओ। बोलते क्यों नहीं हो? 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। नहीं बताओ आता है। भाई, है? नहीं आता? हाँ बता दो जल्दी। बेटा कान के पास वो इसलिए बोलता है क्योंकि तुझे कान से सुनता है ना। बोलता है वो तेरे पैरों के पास भी है, बस तुझे सुनता नहीं है। इतने भोले बच्चे हैं, कितने भोले बच्चे, बता। वो हर जगह बोल रहा होता है पर हमको सुनता तो कान से ही है ना, तो इसलिए कान के पास बोलता है। पैरों के पास भी बोलता है। अगली बार पैरों के पास घूमना, ऐसे कान लगा कर सुन लियो, ठीक है? मैम तो आपने ऐसे क्यों बोले कि 4 नंबर का क्वेश्चन है? ऐसे तो मैं बहुत सारी चीज़ों को 4 नंबर का क्वेश्चन बोलती हूँ। लेकिन वैसे ये तेरी बेइज्जती तो करा ही सकता था ना। सोच के तुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि कितनी डम लड़की है, बताओ, बता नहीं पा रही। चालाक होगा वो इंसान। देखा मैंने तुम्हें अब इज्जत बना दी, समझ रहे हो तुम?